हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन। तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यकता पड़ी? असल होता क्या है कि पावर सिस्टम में जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1000 एम्पियर या फिर उससे भी ज़्यादा इतनी करंट फ्लो होती है। तो यदि किसी एक ट्रांसफार्मर में इतनी करंट फ्लो हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जैसे कि बार बार फॉल्ट होना, ट्रांसफार्मर का ब्रेकडाउन होना, है ना। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन किया जाता है। जैसे यदि मान लें एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग 200 MVA है और उससे करंट 1000 एम्पियर फ्लो हो रही है। अब यदि इसकी जगह 4 छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करें और चारों को समांतर संयोजित कर दें, अब प्रत्येक ट्रांसफार्मर से 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। जब समांतर में इनको जोड़ देंगे तो वोल्टेज तो सेम है, समांतर में वोल्टेज तो सेम होता है। अब समांतर में क्या होता है, करंट जुड़ जाती है सब। तो जो टोटल करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2000 एम्पियर। वोल्टेज सेम है, करंट की वैल्यू बढ़ गई, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो आउटपुट पावर होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब पावर कितनी हो जाएगी, पावर इसका डबल हो जाएगा, है ना। कितना, 400 MVA। तो प्रत्येक ट्रांसफार्मर कितने का हो गया, MVA है ये 100 MVA। ऐसे ही सब 100 MVA का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज है समांतर संयोजन का, पावर रेटिंग, जो आउटपुट पावर होता है, जो लोड को अधिक से अधिक पावर सप्लाई की जाती है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना। जो कि पावर सिस्टम में या फिर हमारा मेन पर्पज होता है कि पावर अधिक से अधिक जनरेट किया जाए और अधिक से अधिक लोड को पावर सप्लाई किया जाए। तो एक एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, अब पैरेलल ऑपरेशन में जो ऑपरेट ट्रांसफार्मर हो रहे हैं उनमें से कोई एक ट्रांसफार्मर का ब्रेकडाउन हो जाए या एक ट्रांसफार्मर अचानक से फेल हो जाए तो क्या होगा, बाकी 3 ट्रांसफार्मर लोड को पावर सप्लाई करते रहेंगे, है ना। तो क्या होगा, अब टोटल आउटपुट पावर कितना था, 400 MVA। एक ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन हो गया, उसमें फॉल्ट हो गया जिस कारण वह ऑफ हो गया, बंद हो गया, सप्लाई से अलग हो गया, है ना। तो बाकी 3 ट्रांसफार्मर लोड को सप्लाई कर रहे हैं। अब पूरा तो नहीं कर रहे हैं 400 MVA, लेकिन 300 MVA हो रहा है, पर हो रहा है। तो समांतर संयोजन से पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है ना। कोई भी एक दो ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन हो जाए तब भी बाकी के ट्रांसफार्मर लोड को सप्लाई करते रहेंगे। यदि एक बड़ा ट्रांसफार्मर रहे और इसमें कोई फॉल्ट हो जाए जिसके कारण इसका ब्रेकडाउन हो जाए, ये बंद हो जाए, फिर क्या होगा, लोड को सप्लाई जो हो रही थी वो पूरी तरह से ऑफ हो जाएगी, है ना। अब यदि हमें कंटिन्यू सप्लाई करना है लोड को तो क्या होगा कि बैकअप के लिए एक इतने ही साइज का, इतनी रेटिंग का एक दूसरा ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लागत होती है, जो कास्ट होती है, वो भी बढ़ जाती है। कैसे, जब कोई सिंगल बड़ा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है और वहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है तब, है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब समांतर संयोजन में क्या होता है, जो इम्पीडेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। यदि ये चारों ट्रांसफार्मर
प्रत्येक का इम्पीडेंस जेड है, जेड है, जेड है। अब चारों समांतर क्रम में है तो इनका टोटल, ये पूरे परिपथ का जो टोटल इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, Z/4 है ना, Z/4। तो एक ट्रांसफार्मर की अपेक्षा इसका इम्पीडेंस अब कितना हो गया टोटल परिपथ का, 1/4 हो गया। जब इम्पीडेंस कम हो गया तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो भी कम हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, है ना। तो इनमें जो कापर लॉसेज होगा, पहले कितना होता कापर लॉस, I² R, अब रेजिस्टेंस 4 हो गया तो अब कापर लॉस कितना हो जाएगा, I² R/4। तो कापर लॉसेज की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। जब कापर लॉसेज कम हो गई तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, है ना। ट्रांसफार्मर या फिर ये पूरा सिस्टम, पावर सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ जाती है ना। दूसरी बात, जेड, जब टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है IZ, इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, पहले की अपेक्षा कम, क्योंकि इम्पीडेंस कम हो गया। तो अब 1/4 हो गया तो Z/4। तो जब वोल्टेज ड्रॉप कम तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो गया है ना। जब इसकी वैल्यू कम होती है तो कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया उसमें। तो ये सब एडवांटेज हैं और इसलिए ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो पहला पॉइंट है पोलैरिटी समान होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, पर यूनिट इम्पीडेंस समान होना चाहिए, अर्थात XL/R का अनुपात जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यदि हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो पोलैरिटी समान होनी चाहिए। जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर है वो पहले से ही सप्लाई जुड़ा हुआ है और इसका प्राइमरी साइड में एक फेज और एक न्यूट्रल, सेकेंड साइड में सेम वैसे ही रहेगा, फेज और न्यूट्रल, है ना। और दूसरे ट्रांसफार्मर को, पहला ट्रांसफार्मर A है, दूसरा B है, तो सेकेंड ट्रांसफार्मर को अब हमें जोड़ना है पहले वाले के समांतर में। तो जो इसका फेज वाला सिरा होगा तो पहले वाले ट्रांसफार्मर के फेज वाले सिरे से जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार। तो दोनों का फेज एक पॉइंट पे और ये न्यूट्रल है तो इसका न्यूट्रल से, ठीक। और सेकेंडरी साइड में भी ऐसे ही करेंगे, फेज वाला सिरा फेज से और न्यूट्रल का सिरा न्यूट्रल से, है ना। तो इसे कहते हैं पोलैरिटी इक्वल होना चाहिए। तो इनपुट का फेज वाला सिरा फेज से, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल से और आउटपुट का भी सेम वैसे ही। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो परिपथ है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। यदि समान नहीं हुआ तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समान होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मीन्स वोल्टेज रेशियो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज रेशियो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। प्राइमरी साइड का वोल्टेज यदि पहले ट्रांसफार्मर का P1 है, दूसरे का P2, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और सेकेंडरी साइड का भी ठीक इसी प्रकार VS1 = VS2 होना चाहिए, है ना।
यदि ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा? जैसे इसका सर्किट डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ये ट्रांसफार्मर ए का है और ये बी का है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। प्लस सिरा एक पॉइंट पे और माइनस सिरा एक पॉइंट पे, और दोनों से जो दो सिरे निकलते हैं और वहाँ पर लोड जोड़ दिया जाता है। यदि मान लिया जाए अभी इस पर लोड नहीं दिया गया है ना, अभी इस पर कोई लोड नहीं है और दोनों ट्रांसफार्मरों का वोल्टेज रेशियो इक्वल नहीं है। यदि ईए की वैल्यू ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर ए का जो ईएमएफ है वो ज़्यादा है ईबी से, बी वाले ट्रांसफार्मर से के ईएमएफ से ज़्यादा है ना, और इम्पीडेंस जो है जेड ए जो ए ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है और बी ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस जेड बी, ये दोनों इक्वल हैं, वो जेड के बराबर है। कैलकुलेशन में आसानी हो इसके लिए हमने इक्वल मान लिया है। तो इस परिपथ में देखेंगे कि इस ब्रांच का जो ईएमएफ है ये वो ज़्यादा है इस ब्रांच के ईएमएफ से, है ना। तो जब दोनों ब्रांचों में ईएमएफ डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस परिपथ में एक करंट फ्लो होगी, है ना। वो करंट की वैल्यू कैसे होगी, क्या होगी, मान लेते हैं आई इक्वल टू क्या होगा, परिपथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईए माइनस ईबी अपान टोटल इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, अब समांतर क्रम में इसका जेड तो जेड बाई टू हो जाएगा, जेड बाई टू। तो ये करेंट फ्लो होगी, इसे कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट, जो बिना लोड के भी जब ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं होगा तब भी इस परिपथ में दोनों ट्रांसफार्मरों में एक करंट फ्लो होगी, उसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय करंट, है ना। तो ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होगा तब भी इसमें कॉपर लॉसेज वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा, है ना। और ये कब होगा, जब दोनों ट्रांसफार्मरों का जिन दो ट्रांसफार्मरों का पैरेलल ऑपरेशन करना है और दोनों का वोल्टेज रेशियो ट्रांसफार्मर रेशियो इक्वल नहीं है, समान नहीं है, तब, है ना। अब इस कंडीशन में यदि ट्रांसफार्मर पर लोड दे दिया जाए तब क्या होगा, तो लोड करंट तो फ्लो होगी आईएल, इसके अलावा सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो होगी। इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से क्या होगा कि जिस ट्रांसफार्मर का ईएमएफ कम होता है, ईबी का यहाँ पर कम है, तो इसमें यह सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो हो रही है बिना लोड के भी हो रही थी, वो क्या करेगी, इसको ओवरलोड कर देगी। जितनी इसकी केवीए रेटिंग होती है या होगी, उसकी अपेक्षा उससे ज़्यादा इस पर लोड आ जाएगा। इससे क्या होगा, ओवरलोड ट्रांसफार्मर हो जाएगा, जिससे इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और यह बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कब, जब वोल्टेज रेशियो दोनों ट्रांसफार्मर का समान न हो। तो अब तीसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की। ये बहुत आसान है क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज करता नहीं है। अब दोनों ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वही उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये डिपेंड करता है अल्टरनेटर पर। अल्टरनेटर जो फ्रीक्वेंसी देगा ट्रांसफार्मर को, वही फ्रीक्वेंसी इनके आउटपुट में मिलेगा। तो पर ये फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है पर यूनिट इम्पीडेंस समान होना चाहिए, अर्थात एक्सएल अपन आर का रेशियो भी समान होना चाहिए। पर सभी ट्रांसफार्मरों का, जितने भी ट्रांसफार्मरों को हम लोग पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका भी अलग अलग, जैसे अभी ट्रांसफार्मर ए है तो इसका जो रिएक्टेंस होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तो इसका एक्स अपान आर जो होगा वही रेशियो सेकेंड वाले ट्रांसफार्मर का भी होना चाहिए। एक्सएल अपन आर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। यदि
ट्रांसफार्मर ए का XL/R और ट्रांसफार्मर बी का XL/R डिफरेंट होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर ए का जो पावर फैक्टर होगा cos फाई और जो ट्रांसफार्मर बी का पावर फैक्टर होगा, ये दोनों अनइक्वल होंगे, दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग होगा। तो एक कॉमन लोड के लिए भी, जो कि दोनों ट्रांसफार्मर पर एक समान लोड है, वही लोड है, जो लोड ट्रांसफार्मर बी पर ए पर है वही लोड ट्रांसफार्मर ए पर भी है। तो एक कॉमन लोड के लिए भी दोनों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर सेम नहीं होगा। जब इनका लोड बराबर नहीं होगा, इनका लोड तो समान है दोनों पर, लेकिन पावर फैक्टर डिफरेंट है ना। तो जिसके कारण इनका जो लोडिंग कैपेसिटी होगी उसके अनुसार इन पर लोड नहीं होगा, है ना। तो एक कॉमन लोड के लिए भी दोनों ट्रांसफार्मरों का पावर फैक्टर अलग अलग होगा, जिसके कारण इन दोनों ट्रांसफार्मरों के केवीए रेटिंग के अनुसार इन पर लोड डिवाइड नहीं होंगे। तो किसी पर लोड उसकी केवीए रेटिंग की क्षमता के अनुसार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि किसी पर जो उसकी केवीए रेटिंग क्षमता है ज़्यादा सहने की, ज़्यादा लोड लेने की, तब भी उस पर कम लोड रहेगा। इस प्रकार से क्या होगा, कोई एक ट्रांसफार्मर बहुत अधिक लोड ले लेगी, ओवरलोड हो जाएगी, जिससे वो ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी हीट हो जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन के लिए प्रमुख शर्तें। यदि हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फेज डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल होना चाहिए, है ना। जो फेज डिस्प्लेसमेंट प्राइमरी का किसी ट्रांसफार्मर का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है, वहीं दूसरे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी से होना चाहिए, है ना। तो ये इक्वल होना चाहिए। फेज सीक्वेंस भी समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फेज को फेज से जोड़ रहे थे, न्यूट्रल को न्यूट्रल से, वैसे वहाँ पे सभी ट्रांसफार्मरों का आर का कनेक्शन आर से करेंगे, वाई का वाई में, बी का बी में, है ना। और वोल्टेज रेशियो जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए, वोल्टेज रेशियो सभी ट्रांसफार्मरों का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज रेशियो समान होना चाहिए, है ना। V1 जो होगा प्राइमरी साइड का V1 सब इक्वल, सेकेंडरी साइड का भी इक्वल होना चाहिए। तो ये फेज डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा होगा। ये क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई विस्थापन होता है, 180 अंश है कि 30 अंश है, तो वहीं सब ट्रांसफार्मरों में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक में 30 अंश हो, दूसरे में 180 अंश हो, तो किसी में कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये है ये हो गया थ्री फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन के लिए शर्तें। तो फ्रेंड्स, ये 4 शर्तें होती हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो तो उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज सीक्वेंस और वोल्टेज रेशियो ये भी इक्वल, ये भी समान होने चाहिए, है ना। तो ये जो 4 कंडीशन होते हैं, इन 4 कंडीशन में जो फर्स्ट पॉइंट है, पोलरिटी समान होनी चाहिए ट्रांसफार्मरों की। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कंपलसरी है, इसके बिना पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है ही नहीं। इस पॉइंट पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो इसको मिस नहीं करना है। अगर यदि ये पोलरिटी फॉल्ट हुआ, इधर हुआ, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर ऑपरेशन वो आपका सक्सेस होगा ही नहीं, है ना। तो ये 3 कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रहा है तब भी ऑपरेशन हो सकता है, उस पर समांतर संयोजन करके लोड दे सकते हैं, है ना। परंतु यदि पोलरिटी समान नहीं होगी तो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन संभव होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग समझ में आया होगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।